जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है एम्बेसडर अली सरवर नकवी साहब। एम्बेसडर साहब एक थिंक टैंक चला रहे हैं और 30-35 साल का फॉरेन सर्विस का तजर्बा भी है। सबसे पहले तो एम्बेसडर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। माय प्लेजर। मैं थैंक यू वेरी आपके प्रोग्राम पे अच्छा, मुझे डिस्कशन अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया सर। वैसे साहब, हमने साउथ एशिया पे बात करनी थी, और कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान चीज़ें कैसे चल सकती हैं, लुकिंग एट डिफरेंट जो डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन बीच में ही एक रिपोर्ट आई है जो कि एक एनुअल थ्रेट असेसमेंट है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, जिसको जो और डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने रिलीज़ की है, और बेसिकली ये कांग्रेस को भी गई है। उसमें उसमें इंडिया चाइना पे भी बात है, लेकिन उसमें इंडिया पाकिस्तान पे बात है। और उसमें ये कहा गया है कि जी, जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो क्राइसिस है वो एस्केलेट हो सकता है, जो एस्केलेटरी साइकिल है वो उसके चांसेस हैं। और और वो कहते हैं कि दोनों मुल्कों ने बहुत अच्छा काम किया है, कि सीज फायर के ऊपर दोनों मुल्कों ने मेहनत की है और इनक्लाइन है। लेकिन वो कहते हैं कि जी, नरेंद्र मोदी जो है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टेन्योर में हमें लगता है कि जो पाकिस्तान है, अगर वो प्रोवोकेट करेगा इंडिया को, तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है या अटैक कर सकता है। हाउ डू यू सी दिस ऑब्जर्वेशन असेसमेंट, एंड पाकिस्तान का इसका पॉसिबल रिस्पॉन्स क्या होता है? क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास तो बोलती नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल किसी को पता भी हो, ये रिपोर्ट भी आई हुई है, क्योंकि पीपल आर बिजी इन अदर थिंग्स। सो हाउ डू यू सी दिस असेसमेंट सर? बस इसी की कसर रह गई है क्योंकि जो रेटोरिक है, जो एस्केलेटरी रेटरिक जो आप जिसको कह रहे हैं, जो गुफ्तगू का अंदाज है, वो बहुत एग्रेसिव है और दोनों तरफ से। और मैंने एक प्रोग्राम में ये भी कहा था कि द पोजीशंस आर सो हार्ड, दोनों तरफ इतनी सख्त, ऐसे सख्त मौकफ इख्तियार हुए हुए हैं कि कोई गुफ्तगू का स्कोप नहीं बनता है, डायलॉग का स्कोप नहीं बनता है। तो अब ये इसकी कसर रह गई थी, ये थ्रेट असेसमेंट। खैर, आई मीन थ्रेट असेसमेंट नीड नॉट बी एग्जैक्टली एक्यूरेट। ये कोई जरूरी नहीं कि जो इसकी असेसमेंट, इसका जो तज्जिया होता है वो बिल्कुल सही साबित हो। लेकिन इसको काफी संजीदगी से लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो इन लोग देख रहे हैं अमेरिकन इस खत्ते को जिस तरह, तो वो देख रहे हैं कि भारत का रवैया बड़ा सख्त है, और अगर बातें और आगे बढ़ी तो हमला भी कर सकता है। मैं समझता हूँ कि ये एक वैलिड कंक्लूजन है, एक बिल्कुल ही दुरुस्त किस्म का नतीजा उन्होंने निकाला है कि ये मुमकिन है। मुमकिनात में इसकी अहमियत, इसका इसकी इसकी रेटिंग मैं समझूंगा कि अच्छी खासी है। लेकिन देखिए, आपने जिक्र किया था न्यूक्लियर आर्म का, तो हम लोग दोनों इससे लैस हैं। वी आर बोथ इन पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स। तो ये आसानी से ये फैसला नहीं लिया जाएगा। और मैं समझता हूं कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, यानी एटमी तज़ाद जो होता है, उसमें खतरा ये होता है कि दोनों फरीक को बराबर का उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। उसमें उसको बड़े सख्त असरात दोनों जगह पाए जाएंगे। और वो बातें जो करते हैं न्यूक्लियर विंटर की, कि एक बादल जैसा एक क्लाउड वो छा जाएगा उस पूरे खित्ते पे, जो कि सूरज की रोशनी को ब्लॉक करेगा, और उसकी वजह से कोई भी पैदावार जमीन की नहीं उग सकेगी, और बच्चे डिफॉर्म पैदा होंगे। वो पूरा जो वो मुआशरा है वो उससे ऐसी बुरी तरह मुतासिर होगा
कि वो कहते हैं ना, एक शायर ने कहा था कि द लिविंग विल एनवी द डेड। जो जिंदा हैं, जो जिंदा रहेंगे, वो उनको रश्क आएगा मुर्दों पे कि वो मर गए तो अच्छा हुआ। तो ये बहुत डायर कॉन्सिक्वेंसेस हैं और ये बहुत ही खतरनाक एक सूरत हाल है। इसीलिए न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का तसव्वुर ही नहीं करना चाहिए। और आप देखिए ना, मिसाल ये है कि अमेरिका को क्या नॉर्थ कोरिया ने कम प्रोवोक किया है? हमेशा वो अमेरिका को ललकारता है बाज़ाब्ता और कहता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अमेरिका ने कभी उसे नहीं छेड़ा, क्योंकि इसमें खतरा न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का होता है। नॉर्थ कोरिया जैसा मुल्क, जो कि काफ़ी गैर ज़िम्मेदार साबित हुआ है, और उसकी उसकी जो लीडरशिप है, जो उसके रहबर हैं, वो तो बेबाक हैं और वो पता नहीं क्या कर कर बैठेंगे। तो उनको कोई छेड़ता नहीं है। तो यूक्रेन की दूसरी मिसाल है दूसरी तरफ, कि यूक्रेन ने अपनी न्यूक्लियर क़ुव्वत को सरेंडर कर दिया, उसको दूसरों के हवाले कर दिया। 1994 1994 बुडापेस्ट एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कि यूक्रेन ने ऑफिशियली गिव अप कर दिया न्यूक्लियर वेपन्स को। तो उसमें उसको एड भी मिली थी अमेरिका से भी और रूस से गारंटीज मिली थी। लेकिन जब एक बार आप न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को गिव अप कर देते हैं, तो फिर आप हर के रहमो करम पे रह जाते हैं कि वो आपको ना, अगर हमला आपके ऊपर करे। और काफ़ी सालों बाद 94 से लेकर 2022 में जाकर वो रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, बाज़ाब्ता हमला। तो आज मिसाइल अटैक्स हुई हैं किएव के ऊपर और बड़े-बड़े शहरों के ऊपर रूस की तरफ से। तो कहने का मकसद ये है कि एक मिसाल ये है कि चूंकि उसके पास एटमी सलाहियत है, उसको कोई नहीं छेड़ रहा। और दूसरी मिसाल ये है कि जिसने एटमी सलाहियत अपनी गंवा दी और किसी दूसरों को दे दे बैठा, तो उसके ऊपर हमला हो गया। तो मैं समझता हूँ कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है वो जंग को रोकेगी। और हमारे खित्ते में जो इंडिया पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस हद तक ये बात पहुंचेगी। बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन हुँ। उसके नीचे अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग कहा जाता है कि लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट का भी कॉन्सेप्ट है, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन भी हम इंडिया ने दी थी। ये सूरत हाल है कमर साहब। वैसे बिल्कुल सही है। वैसे साहब इसी रिपोर्ट में मैं थोड़ा-सा खुद भी लर्न करना चाहता हूँ, मैंने इस पे एक बात पहले भी की है। अच्छा, जब इंडिया चाइना की बात आती है तो इंडिया जो रिपोर्ट वो कहती है कि देयर इज़ अ रिस्क ऑफ आर्म्ड कन्फ्रंटेशन बिटवीन 2 न्यूक्लियर पावर्स। जब इंडिया और पाकिस्तान की बात आती है तो वो कहते हैं देयर इज ए एस्केलेटरी साइकिल बिटवीन न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। सो ये जो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स एंड न्यूक्लियर पावर्स जो है, ये क्या, बिकॉज आपका तो बड़ा न्यूक्लियर पे काम भी है, ये क्या डिफरेंस है सर इसमें? क्या वो यहाँ पे एस्केलेशन के चांसेस ज्यादा समझते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग न्यूक्लियर आर्म्ड, और इंडिया और चाइना को न्यूक्लियर पावर्स कहते हैं? वेल, कुछ हद तक तो ये सिमेंटिक्स है, ये लफ्जों का खेल है। लेकिन कुछ हद तक दुरुस्त भी है। वो है, दुरुस्त यूं है कि मैं समझता हूं कि न्यूक्लियर ताकत होना, वो उसमें न्यूक्लियर असलाह का इस्तेमाल जो है वो लाजमी नहीं है, क्योंकि वो एक डिटेरेंस कैपेबिलिटी होती है। और दोनों मुल्कों की, लाइक देखिए ना, चीन ने तो नो फर्स्ट यूज का डिक्लेयर किया हुआ है कि वो पहला नहीं होगा इस्तेमाल करने के लिए। जब भी अगर कभी कोई तसादम ऐसा हुआ, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसी हुई जिसमें कि ऑल आउट वॉर यानी खुली जंग अगर छिड़ जाए, तो उसमें उस हालत में
वो पहला नहीं होगा न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल, न्यूक्लियर एटमी असला इस्तेमाल करने में। अ, मगर वो रिटेलिएट करेगा। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका अगरचे उसने नो फर्स्ट यूज़ का नहीं डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन अमेरिका भी उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। उनके यहाँ भी बहुत सी रिस्ट्रेंट्स हैं उनके सिस्टम में भी, उनके यहाँ कांग्रेस से इजाज़त की ज़रूरत है। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, उसका इस्तेमाल ये कांग्रेस, पूरी कांग्रेस व्हिच मीन्स सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को सबको वो उसकी इजाज़त देनी होगी। तभी कोई अमेरिकी सदर या अमेरिकी इंतज़ामिया इस पे ये एक्शन ले सकती है। तो मैं समझता हूँ कि न्यूक्लियर पावर्स हैं, लेकिन न्यूक्लियर आर्म्ड का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल हुआ है। लेकिन वो इसलिए कि वो काफ़ी बड़े न्यूक्लियर पावर्स हैं ग़ालिबन। हमारे यहाँ सिर्फ़ न्यूक्लियर आर्म्स ही का खेल है। हुँ। अ, अब जहाँ तक हिंदुस्तान-पाकिस्तान का सवाल है, इसमें कोई अव्वल मेरा जवाब ये है कि इसमें कोई ख़ास मतलब इसका नहीं है। इसमें वन शुड नॉट फाइंड एनी मीनिंग इन दिस। दूसरा जवाब ये है कि इस खित्ते में न्यूक्लियर अ, आर्म्ड स्टेट्स जो हैं, वो एक ज़्यादा खतरनाक सूरत-ए-हाल है। लेकिन फिर भी मैं वापस अपने उस पहले जवाब पे जाऊँगा कि मैं नहीं समझता कि यहाँ पे ये होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि आप नहीं समझते इस तरह की चीज़ जो है वो यहाँ पे हो सकती है। लेकिन वैसे साहब आप इसको कैसे देखेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान जो है, इसने 2 साल कंप्लीट किए हैं इन इट्स जो सीज़फायर एलओसी के ऊपर जो सीज़फायर को 2 साल कंप्लीट किए। हम लड़ाई को तो बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अमन को किसी बंदे ने जो है वो दोनों तरफ से यहाँ के कई लोग ये भी एम्बेसडर साहब कह रहे हैं कि ये जो एलओसी के ऊपर पीस है इसको बहुत ज़्यादा इस पे उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए बिकॉज़ और बहुत सारे चांसेस हैं कॉन्फ्लिक्ट के कहीं और इमर्ज हो सकता है। सो आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने 2 साल पहले इंडिया के साथ ये एलओसी के ऊपर डेवलपमेंट्स हुई, उसके बाद डेवलपमेंट्स क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि अगर होती तो वो इस तरह की इसको एलओसी के जो है इसको सप्लीमेंट करती इस इनिशिएटिव को। सो क्यों और चीज़ों पे पाकिस्तान और इंडिया का ब्रेक थ्रू नहीं हो सका? एम्बेसडर साहब, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट असेसमेंट? नहीं देखिए, एक तो आप जो बात कर रहे हैं कि कोई एलओसी पे एग्रीमेंट नहीं हो सका, वो क्यों? हालाँकि उसमें भी वो जो एक एग्रीमेंट है 2004 का, उसमें ये है कि ये डीजीएमओज़ मिला करेंगे और वो अ, फ्लैग नेगोशिएशंस हुआ करेंगी, वो तो है। अ, लेकिन जहाँ तक पॉज़िटिव है, ये तो नेगेटिव है। पॉज़िटिव जो है वो ये है कि 25 साल 25 साल हो गए हैं, हमारी न्यूक्लियर डिटरेंस अभी तक कायम है। 1998 में हम लोगों ने टेस्ट किया, ये 2023 है। तो 25 साल से हमारी न्यूक्लियर डिटरेंस कायम है। और दूसरी बात ये है कि एलओसी पे जो झगड़े हो रहे थे और कभी-कभी स्कर्मिशेस होती थी, मैं समझता हूँ ये स्कर्मिशेस जो होती हैं, जो लड़ाइयाँ छोटी-छोटी होती हैं, एक-दूसरे पे गोलियाँ चलाना, वो बैड बॉर्डर मैनेजमेंट है। ये बॉर्डर मैनेजमेंट जो है, वो छोटे लोगों के हाथ में होती है। जो लोकल कमांडर्स होते हैं, वो गोलियाँ चलवा देते हैं। तो वो मेरा ख़्याल है कि दोनों मुल्कों को उसमें उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बॉर्डर मैनेजमेंट हमारी बहुत कमज़ोर है। अच्छा, तो वो भी मैं समझता हूँ एलओसी का फिर बावजूद इसके 2 साल हो गए हैं। तो द ग्लास इज़ हाल्फ एम्प्टी हाल्फ फुल वाली बात है कि आप इसमें मस्बत बातें भी देख सकते हैं, मनफ़ी बातें भी देख सकते हैं। मगर जो अफ़सोस की बात है या जो परेशानी की बात है, वो ये है कि दोनों मुल्कों का जो मौक़िफ़ है और जो रवैया है, वो ऐसा नहीं है कि कोई आगे गुफ्तगू की पेशरफ्त हो सके
या नेगोशिएशंस की कामयाबी हो सके। एम्बेसडर साहब आप क्या समझते हैं कि आप बार बार एक जो बात कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि माहौल ऐसा नहीं है। माहौल कब बनेगा? जब पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तब माहौल बनेगा? या कि आप समझते हैं कि इससे पहले भी कभी माहौल बन सकता है? क्योंकि इंडिया तो शायद ये समझता है कि भाई ये वो तो लगे हुए हैं कि जी पाकिस्तान को आइसोलेट करो, बल्कि इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जी वो पाकिस्तान प्रोवोकेट कर सकता है इंडिया को, उसके रिस्पांस में नरेंद्र मोदी कर सकता है। सो ये जो चीज़ है कि पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये डिटरमिन करेगी कि इंडिया के साथ बात कब होगी। डू यू थिंक इस मेरिट में इस आर्गुमेंट में जान है, या कि समझते हैं कि ये क्योंकि जो लास्ट टाइम भी मेरी आपसे बात हुई थी तो हमने डिस्कस किया था जब प्राइम मिनिस्टर यूएई गए थे और वहां जाके उन्होंने कहा था कि जी कुछ कराया जाए लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी। जी हाँ, देखिए, अव्वल तो पाकिस्तान का प्रवोक करना ये एक अमरीकी नज़रिया है, पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि दुरुस्त नहीं है। क्योंकि अगर वो इस खित्ते को देखें, अगर जनूबी एशिया को देखें कि यहाँ क्या होता रहा है, तो हम न्यूक्लियर पावर भी बने भारत की वजह से। हमारा 1982 या 83 में हमने कैपेबिलिटी हासिल कर ली थी, सलाहियत हमारी हो गई थी कि हम न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, क्योंकि हमारी फिसाइल मटेरियल की प्रोडक्शन इतनी हो गई थी कि हम बम बना सकते थे। लेकिन 82 से लेके 98 तक हमने इस तरफ आगे कोई कदम नहीं उठाया। जब मई 1998 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में, तो हमारे यहाँ मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत थी और ये पाकिस्तान ने तय किया। मैं उस वक्त वजारत खारजा में था और हमारे यहाँ बहुत इस पे गौर व फिक्र हुआ। यानी कि पहले कोई 2-3 हफ्ते हम लोग इस पे डिस्कशन करते रहे कि अव्वल तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हम इसलिए नहीं चाहते थे कि उसके जो असरात हैं वो बहुत खतरनाक हैं, जिसका मैंने ज़िक्र किया था। और दूसरे ये कि बैनुल अक़वामी रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त होगा और उसमें हमें इक़्तिसादी मसाइल खड़े हो जाएँगे। क्या मतलब कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ये वो सब हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। तो वो हमने फिर भारत ने 11 मई को किया था, तो हमने देखा कि भारत के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ और भारत को कुछ उन्होंने कंडेमनेशन की, कुछ रेज़ोल्यूशंस पास किए, कोई सैंक्शंस ऐसे खास नहीं लगाए गए। लगाए गए थे अमेरिकी सैंक्शन साइमंटन वगैरह के, लेकिन वो तो होते रहे थोड़े दिन तक, फिर ठीक वो उन्होंने बदल भी दिया था। तो हमने तय ये किया कि हमारे कौमी मफाद में है कि हम भी टेस्ट करें और हमारी सलाहियत तो थी, हमारे पास फिसाइल मटेरियल मौजूद था इतना कि हम टेस्ट कर सकते थे। और जो रद्द-ए-अमल बैनुल-अक़वामी था, वो हमने सोचा कि ये हम इसको हैंडल कर सकेंगे, हम इसको इसका मुकाबला कर लेंगे। तो नतीजतन हमने भी टेस्ट किया। तो लेकिन प्रोवोक किसने किया था? इंडिया ने किया था। और आगे भी कई मामलों में इंडिया जब प्रोवोक करता है, जब ये एलओसी पे फायरिंग्स होती हैं, तो इंडिया से होती हैं पहले, फिर हमारे लोग रिटेलिएट करते हैं। देखिए, हम इंडिया के मुकाबले में, हालाँकि हम भी बहुत बड़े मुल्क हैं, लेकिन भारत के मुकाबले में हम छोटे हैं मुकाबलतन रिलेटिवली स्पीकिंग। तो हम नहीं चाहते कि हमारे लिए एक ऐसा मसला खड़ा हो जाए कि हमारे ऊपर हमला हो रहा हो। तो मगर एक हम इश्यू पे कायम हैं, वो है कश्मीर। कश्मीर का मसला चूँकि अभी तक मौजूद है, इसको हम समझते हैं कि इसकी वजह से हम भारत से उस तरह खुल के नहीं
गुफ्तगू भी नहीं कर सकते, ताल्लुकात भी नहीं कायम कर सकते हैं। हम ट्रेड रिलेशंस अपने मोस्ट फेवर्ड नेशन का करने लगे थे, मगर वो भी रुक गया। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा पर्सपेक्टिव वो दुनिया समझती नहीं है और वो भारत के नुक्ते नज़र को ले लेती है। भारत डबल फेस्ड है, वो हरकत कुछ होती है, कहते कुछ हैं, डिक्लेरेशन ऐलानात कुछ होते हैं। तो लेकिन वी आर इन एम्बेसडर दिस साहब, हम एक एक आखिरी छोटा-सा सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आपको नहीं लगता कि जिस तरह इंडिया और चाइना की ट्रेड $125 बिलियन है डिस्पाइट ऑल दैट चैलेंजेस, पाकिस्तान नहीं कुछ इस तरह कर सकता कि हम कोई लोकल बॉर्डर खोलें, गंदम के मसले हैं, चावल के मसले हैं और बहुत सारे मसले हैं, तो ये ट्रेड के ओपन होने के कोई चांसेस होने चाहिए? अगर इंडिया चाइना के हो सकते हैं, तो हमें भी सुनने में तो यही आ रहा है कि चाइनीज़ और बाकी हमें यही मशवरा देते हैं कि कारोबार तो एटलीस्ट ऑन रखो। सो इसकी क्या पॉसिबिलिटी आप देखते हैं? ये मुमकिनात में शामिल है, हो सकता है मुस्तकबिल में? जी, मैं समझता हूँ कि ये एक जायज़ नुक्ता नज़र है और इस पे सोच होनी चाहिए और आप सही कह रहे हैं कि भारत और चीन की मिसाल सामने है कि उनका उनका उनकी तिजारत बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़े पैमाने की है। तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन देखिए बात ये है चीमा साहब, मैं समझता हूँ कि भारत-पाकिस्तान के ताल्लुकात में मसला ये है कि दोनों मुल्कों में एक ऐसा एलिमेंट है, एक सोच ये है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे नहीं करने चाहिए। हम पाकिस्तान को सज़ा दें, उनको अ, अभी जो मोदी की तकरीर थी, उसने कहा कि पाकिस्तान को हमने ऐसे हालत में कर दिया है कि वो कशकोल लेकर फिर रहा है और हर जगह माँगता फिर रहा है मदद। तो यानी कि वो एक स्पाइटफुल एक बुरी नज़र से देखने वाला रवैया रखा हुआ है उन्होंने। और पाकिस्तान में भी हार्डकोर एलिमेंट ये है कि भारत से तिजारत नहीं करनी चाहिए, जब तक कश्मीर का मसला हल ना हो। तो वी आर हॉस्टेज, दोनों मुल्कों की हुकूमतें जो हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स के हॉस्टेज बन गई हैं और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। दोनों मुल्कों के मीडिया बहुत एग्रेसिव हैं एक-दूसरे के खिलाफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मीडिया का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और अगर हुकूमतें भूलना भी चाहें तो मीडिया भूलने नहीं देता, क्योंकि जी, वो क्या कहते हैं, मीडिया में कहते हैं व्हेन इट ब्लीड्स इट लीड्स। तो जी ब्लीडिंग हाँ। जो है होनी चाहिए, मुझे देखिए ना, याद मैं जी, मिसाल आपको दूँ कि मनमोहन सिंह जब शर्मुल शेख से वापस आए थे, तो मीडिया ने उनकी जान खा ली कि क्यों तुमने यूसुफ रज़ा गिलानी से क्यों ऐसी बातें की कि जो जिसमें हमारी कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रही है। और इसी तरह सुषमा स्वराज एक दफ़ा आ रही थी तो एलओसी के ऊपर हालात ख़राब हुए, कोई बहुत झड़पें हुईं, तो उनका जी दौरा हाँ, मीडिया के प्रेशर की वजह से कैंसल हो गया। सो बहुत जी सारी हाँ। चीज़ें हैं। मेरा ख़्याल है कि और बहुत सारे लोगों का ये अब कहना है कि पाकिस्तान को थोड़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, ताकि हम थोड़ी स्ट्रेंथ से भी बात करें, और वो पुराने जो टैबूज़ हैं उससे बाहर आना चाहिए। लीडरशिप को बोल्ड फैसले लेने चाहिए और अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है उसको अगर कुर्बान करना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ द लार्जर पीस फॉर द कंट्री, वो भी करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह इमरान खान साहब ने वो ट्रेड खुद नहीं खोली, उन्होंने कहा कि मेरे ये इस्टेब्लिशमेंट मुझे इस्तेमाल ना कर जाए इंडिया से चीज़ें नॉर्मलाइज करने के लिए, और इसी तरह इस हुकूमत का भी यही है। सो पॉलिटिकल लीडरशिप को हमारी जो है उनको भी आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेने चाहिए, और अभी तक तो जो है वो हम उसमें नहीं है। हम तो वेट कर रहे थे नरेंद्र मोदी के साथ बात होगी, उन्होंने कश्मीर का स्टेटस बदल दिया और हम फिर उसमें इंतजार करेंगे कि अब क्या होगा। सो द बॉल इज इन इंडियाज कोर्ट बिकॉज they are playing it very smartly. Thank you very much, Ambassador Ali Sarwar Naqvi. Sir, it's always pleasure and talking with you, sir. थैंक यू, अकबर साहब, इट्स प्लेज़र फॉर मी एज़ वेल। थैंक यू। Thank you, sir.